हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुरुकुल शिक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि इंडिविजुअल डिमांड किसे कहते हैं, उसके बारे में हमने जाना। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मार्केट डिमांड के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट डिमांड का डेफिनेशन क्या कहता है। मार्केट डिमांड refers to the demand for one good or service in the whole market at a particular प्राइस। जैसा कि हम देखते हैं कि मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड में हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई एक इंडिविजुअल किसी गुड्स या सर्विस का डिमांड करता है तो वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड होता है। तो वैसे ही मार्केट में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। तो मान के चलिए कि कोई एक प्रोडक्ट है, जैसे एक प्रोडक्ट हम ले लेते हैं मिल्क का। तो जैसे मिल्क है तो एक क्या हो गया है, वन, ये गुड हो गया मिल्क। तो उसको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स उसी मिल्क को कितना डिमांड करते हैं, जब उस सारे चीज़ों को, जो डिमांड कर रहे हैं उनको जब हम जोड़ देंगे, उनको जब हम ऐड कर देंगे तो और एट अ सर्टेन प्राइस, किस प्राइस पे कर रहे हैं ये भी हमारा मायने रखता है। तो एट अ सर्टेन प्राइस देन वी कॉल्ड इट एज अ मार्केट डिमांड। ठीक है, ये सिंगल प्रोडक्ट की बताता है। सिंगल प्रोडक्ट का पूरे मार्केट में कितना डिमांड हो रहा है, उसी को हम कहते हैं कि उस प्रोडक्ट का मार्केट डिमांड आखिर के कितना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल से इसको समझने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर है कि मेडिसिन, शर्ट्स, शूज, मोबाइल फोन्स, बुक्स। तो इसमें क्या करें कि जैसे अब हम मेडिसिन को यहाँ पर सिंपल लेते हैं। तो मेडिसिन क्या है कि मेडिसिन का टोटल मार्केट में कितना ज़्यादा डिमांड है, जितना इंडिविजुअल सारे मिल के डिमांड कर रहे हैं, तो वो हम क्या सिंपली कहेंगे कि वो मेडिसिन का मार्केट डिमांड है। वैसे ही मोबाइल फ़ोन्स को हम देखते हैं, तो मोबाइल फ़ोन्स तो नंबर ऑफ कंपनीज मोबाइल फ़ोन्स बनाती है, लेकिन हम उन सारे को ऐड करते हैं कि अगर मार्केट में मोबाइल फ़ोन्स है तो जो इंडिविजुअल सब डिमांड कर रहे हैं, तो उस मोबाइल फ़ोन का कितना ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, उस सारों को जब हम ऐड करेंगे तब हमका हमारा क्या निकल के आएगा, तब सिंपली हमारा निकल के आएगा कि मार्केट डिमांड ऑफ मोबाइल्स कितना ज़्यादा है। ठीक है, अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। अभी तक तो हमने समझा कि मार्केट डिमांड किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड मतलब आखिर को मार्केट डिमांड को डिटरमाइन कौन कौन से फैक्टर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, सेकेंड आता है कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, expectations of change in price in future, size and composition of population, season and weather, distribution of income। ये सारे पॉइंट्स हैं जो डिमांड को, मार्केट डिमांड को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। अब हम इन पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी कैसे अफेक्ट करता है। सो इफ द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी इंक्रीजेज देन द मार्केट डिमांड डिक्रीजेज, एंड इफ द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी डिक्रीजेज देन मार्केट डिमांड इंक्रीजेज। मतलब अगर जो गिवन कमोडिटी, मान के चलो कि हम एप्पल का क्या कर रहे हैं, एप्पल हमारा गिवन क्वांटिटी है। ठीक है, ये कमोडिटी हमें दिया जा चुका है कि मार्केट का हमारा मार्केट, ये जो एप्पल है उसका हमारा मार्केट डिमांड निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि अगर एप्पल का प्राइस बढ़ता है, मान के चलिए कि पहले 80 रुपीज़ था, अब हो गया 100 रुपीज़, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि आप उसका डिमांड कम करोगे। जब आप डिमांड करोगे वैसे ही सारे इंडिविजुअल्स डिमांड कम करेंगे, तो एटलीस्ट लास्ट में जाकर क्या होगा कि हमारा मार्केट डिमांड ही डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा बात है, तो हमारा प्राइस जब इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा। अब सिंपल देखिए कि अगर 100 रुपीज़ पहले था, अब 80 रुपीज़ हो गया, तो हमारा क्या होगा, आप ज़्यादा डिमांड करोगे ना, आप एज ए इंडिविजुअल ज़्यादा डिमांड करोगे। जब आप ज़्यादा डिमांड करोगे तो सिंपल सी बात है कि मार्केट डिमांड हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, अब हम आगे देख प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अब जैसे हम सबसे पहले इसमें क्या समझ रहे थे, डिमांड किसका हम देख रहे हैं, मार्केट डिमांड का, एप्पल का। ठीक है, एप्पल का हम डिमांड देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, अब उससे रिलेटेड गुड्स क्या हो सकते हैं, मान के चलिए कि हमने एग्जांपल लिया है अनार का, पॉमीग्रेनेट का लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इफ द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड इंक्रीजेज देन मार्केट डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज, एंड इफ द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड डिक्रीजेज देन द मार्केट डिमांड ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो डिक्रीजेज। अब इसमें, अब इससे क्या समझ रहे हैं, अब मान के चलिए कि हम एप्पल का निकाल रहे हैं, पोमीग्रेनेट हमारा क्या है, इसका रिलेटेड गुड्स है। ठीक है, तो पहले अगर मान के चलिए कि पोमीग्रेनेट मिलता था 100 रुपीज़ में, अब मिल रहा है 120 रुपीज़ में, देन क्या होगा,
देन हम क्या करेंगे, जब ये महंगा हो रहा है, इसका प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, तो पीपल मे शिफ्ट फ्रॉम द पोमेग्रेनेट टू एप्पल। अब क्या करेंगे, जो पहले अनार खरीद रहे थे, पोमेग्रेनेट खरीद रहे थे, अब वो सिंपली शिफ्ट कर जाएंगे किस पे, वो सिंपली शिफ्ट कर जाएंगे एप्पल पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स हमारा इंक्रीज हुआ, तो उसके साथ क्या हुआ, पीपल शिफ्ट किए किस पे, एप्पल पे। तो एप्पल का डिमांड क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। सो एप्पल का मार्केट डिमांड क्या हुआ, हमारा इंक्रीज हो गया। अब देखिए सिंपल से उसके, अब दूसरा समझते हैं कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड डिक्रीजेज, द मार्केट डिमांड ऑफ द सिंपल, वही सा बात हो गया अब, कि पहले 120 में पोमीग्रेनेट मिल रहा था, अब 100 रुपीज हो गया। तो जब ये इसका प्राइस डिक्रीज किया, तो पीपल क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे एप्पल से किसके तरफ, पोमीग्रेनेट की तरफ। तो हमारा जो एप्पल का जो हम निकाल रहे थे, तो एप्पल का क्या होगा, सिंपली सा बात है कि एप्पल का मार्केट डिमांड हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, अब हम तीसरा पॉइंट समझते हैं कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स कैसे डिटरमाइन करता है मार्केट डिमांड को। सो इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज, देन द मार्केट डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज, एंड इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेज, देन द मार्केट डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेज। इससे हमारा क्या हुआ, मान के चलिए कि पहले लोगों के पास इनकम था 2000, ठीक है, अब लेकिन इनकम बढ़ के हो गया 2500। देन क्या होगा, अब आपके पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, तो आप क्या करिएगा, आप डिमांड ज़्यादा करिएगा। ठीक है, आप डिमांड ज़्यादा करिएगा, तो वैसे ही ये किस कंसेप्ट में लिया था, पूरे इकोनॉमी में। अब पूरे इकोनॉमी में क्या हुआ, हमारे पास पैसा बढ़ गया। तो जब इकोनॉमी में पैसा बढ़ गया, तो इकोनॉमी में क्या होगा, हमारा डिमांड भी तो इंक्रीज होगा ना। तो उसी प्रकार से हमारा डिमांड इंक्रीज हो गया। तो इसीलिए जब इनकम बढ़ती है, तो साथ ही साथ हमारा क्या होगा, डिमांड ऑफ द कमोडिटी यानी मार्केट डिमांड भी इंक्रीज होता है। ठीक उसी प्रकार पहले अगर किसी का इनकम मान के चलिए था 2500, अभी हो गया है 2000, तो क्या हो गया, अब उसके पास पैसे कम गए। तो जब पैसे कम जाएंगे, तो आप डिमांड कम करने लगिएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा मार्केट डिमांड कम जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बारे में। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटरमाइन करने में मार्केट डिमांड। अब कैसे करता है ये देखते हैं। द गुड्स फॉर विच टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर आर ग्रेटर, इट्स डिमांड विल बी मोर, and the goods for which taste and preferences of the consumer are lesser, its demand will be less। अब यहाँ पर हमने क्या समझा, यहाँ पर हम सिंपल समझ रहे हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, देखिए जिस चीज़ का आपको ज़्यादा पसंद आएगा, जिस चीज़ को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, आप क्या करोगे, उस चीज़ को आप ज़्यादा डिमांड करोगे। लेकिन जिस चीज़ को आप डिमांड नहीं करोगे, जिस चीज़ की आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता या प्रेफरेंस आप उसको नहीं दे रहे, उसका डिमांड कम करोगे। सिंपल सी बात है। और ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होता कैसे है, the change in demand for various goods occur due to changes in fashion and technology। आपका फैशन चेंज होता है, आपका टेक्नोलॉजी चेंज होता है, उसके साथ साथ उसी के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी चेंज होता है। अब एग्जाम्पल भी से समझ लेते हैं थोड़ा। पीपल अर्लियर यूजेज कुर्ता पैजामा, बट नाउ दे आर वेयरिंग जीन्स, शर्ट्स एक्सेट्रा। सो द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट चेंज ड्यू टू चेंज इन फैशन। आप खुद देखिए, पहले आपके जो पेरेंट्स हुआ करते थे, हमारे दादाजी हुआ करते थे, वो क्या पहनते थे, वो कुर्ता पैजामा पहनते थे, धोती पहनते थे, ट्रेडिशनल वियर पहनते थे। तो उस समय उस चीज़ का डिमांड ज़्यादा था। लेकिन अब आप देखिए, आप क्या पहनते हो, आप जीन्स पहनते हो, शर्ट पहनते हो, आप नए तरह के जो आजकल फ्रॉक्स आते हैं, और भी बहुत सारे ड्रेसेस आते हैं, आप उस नए नए ट्रेंड को पहनते हो। तो ये चेंज क्यों आया, तो चेंज अकॉर्डिंग टू फैशन आया। जैसे जैसे चेंज फैशन में चेंज आया, वैसे वैसे आपके प्रेफरेंसेस में चेंज आया, आपके टेस्ट में चेंज आया। और वो चेंज होने से क्या हुआ कि आपका मार्केट डिमांड यानी जो टोटल मार्केट डिमांड है, वो भी शिफ्ट करता है। पहले हो सकता था कुर्ता पैजामा का डिमांड ज़्यादा हो, लेकिन अब क्या होगा, अब आपका जो जीन्स और टी शर्ट्स हैं, जीन्स हैं, और जो वेस्टर्न वियर है, उनका क्या होगा, उनका डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर देखें, तो earlier people uses normal agriculture seeds, but after the green revolution people starts demanding high yield seeds। so in this case demand of the product change due to change in technology। अब देखिए, पहले क्या होता था, पहले जो हमारा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आने से पहले क्या होता था, उससे पहले हमारे पास नॉर्मल सीड्स थे, जो नॉर्मल एग्रीकल्चर सीड्स रहते थे वो थे, तो उनका यूज किया जाता था। अब उनका यूज सिंपल होता था, तो उनका जो यूज होता था, तो वो क्या होता था, उनका से क्या होता है, प्रोडक्टिव
कम होता था। तो हमारा जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उसके साथ हमारे पास हाई यील्ड सीड्स आ गए, हाइब्रिड सीड्स आ गए। तो उससे क्या हुआ, पीपल ने क्या क्या शिफ्ट कर गए। अब पीपल क्या एच जो जो हाई यील्ड सीड्स आते हैं अब उनकी तरफ आ गए, अब उनके हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स मिलते हैं उनके तरफ शिफ्ट हो गए। तो उससे क्या हुआ, मार्केट डिमांड अब कहाँ शिफ्ट हुआ, मार्केट डिमांड अब जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उससे हमारा एच वाई बी जो सीड्स होते हैं उनके तरफ शिफ्ट हो गए। तो ये हमारा शो करता है। अब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक्सपेक्टेशन लगाया जाता है कि फ्यूचर में चेंजेस, प्राइस में कितना चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग भी हमारा मार्केट डिमांड चेंज होता है। जैसे इफ पीपल हैव एक्सपेक्टेशन दैट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज इन फ्यूचर देन दे विल डिमांड मोर, एंड इफ द पीपल हैव एक्सपेक्टेशन दैट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल डिक्रीज इन फ्यूचर देन दे विल डिमांड लेस। अब सिंपल सा बात है, आप अगर आपको ऐसा एक्सपेक्टेशन, अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, फ्यूचर में हमारा जो किसी भी प्रोडक्ट है, किसी भी कमोडिटी का क्या होने जा रहा है, किसी भी कमोडिटी का हमारा प्राइसेस इंक्रीज होंगे, तो आप क्या करिएगा, आप तो यही ना चाहिएगा कि डिमांड ज़्यादा कर लूँ, उसे मैं अपने यहाँ स्टॉक में रख लूँ क्योंकि आगे चल के उसके प्राइसेस बढ़ेंगे। उसी प्रकार अगर आपको लगता है कि नहीं आगे जाकर इस कमोडिटी का क्या होने वाला है, प्राइसेस डिक्रीज होने वाले, तो आप क्या करिएगा, आप डिमांड कम कर दीजिएगा कि नहीं फ्यूचर में इसका जब प्राइस कम होगा तब मैं उसे खरीदूंगा। तो ये हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं। रिसेंटली पीपल स्टार्ट्स ओवर स्टॉकिंग द ओनियन व्हेन दे गेट एक्सपेक्टिंग दैट द प्राइस ऑफ द ओनियन विल इंक्रीज, दिस ऑल्सो क्रिएटेड शॉर्टेज ऑफ ओनियन इन द मार्केट। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि पीपल को ऐसा ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाया कि फ्यूचर में ओनियन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा जाएंगे। अभी वही हुआ, जो जब प्राइसेस हमारे बढ़ रहे थे ओनियन के, तो पीपल ने और एक्सपेक्टेशन लगा दिया कि इसके प्राइसेस अभी और बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो जब ये ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाया तो ये क्या हुआ, मार्केट डिमांड हमारा बढ़ गया क्योंकि लोगों को लगा आगे जाके और प्राइसेस बढ़ेंगे, तो उन्होंने क्या किया, ओवर स्टॉकिंग करना स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा अपने यहाँ स्टॉक रखने लगे। और इसके कारण से क्या हुआ था कि दिस ऑल्सो क्रिएटेड शॉर्टेज, इसने क्या क्रिएट किया था, पूरे मार्केट में हमारा ओनियन का शॉर्टेज हो गया था इसी वजह से। सो अब तो इस टॉपिक को समझ गए होंगे आप। अब आता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब इसमें क्या है, साइज एंड कंपोजिशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी। अब बिल्कुल साइज जितना अब यहाँ सिंपल समझिए, इफ देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन इन एनी कंट्री देन मार्केट डिमांड विल बी मोर एंड वाइस वर्सा। अब सिंपल सी बात है कि जिस कंट्री में हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन होगा, अब उस मार्केट में क्या होगा, उस मार्केट में तो ऑफ कोर्स ही बात है कि उस मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा होंगे, डिमांड उसमें, और नंबर ऑफ कमोडिटीज़ के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिमांड कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये भी एक हमारा पॉइंट बन जाता है कि जो डिटरमाइन करता है मार्केट डिमांड को। फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि इंडिया इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी एंड हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा इंडिया का पॉपुलेशन है, सो द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हियर विल बी मोर। सो सिंपल सी बात है कि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है कि डिमांड यहाँ बहुत ज़्यादा होगा। आखिर यही तो कारण है कि यूएस इकोनॉमी, हमारा जो चाइनीज़ इकोनॉमी है, सारे चाहते हैं कि इंडिया में इन्वेस्ट करें, इंडियन के मार्केट को कैप्चर करें। तो कैप्चर करने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर उन लोगों को कोई भी जो अपने प्रोडक्ट्स को बेचना आसान है। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगला आता है सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर भी एक डिटर्मिनेंट्स की तरह आते हैं। द मार्केट डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी ऑल्सो डिसाइडेड बाय सीजन एंड वेदर। अब ये कैसे होता है, ड्यूरिंग सम सीजन डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी विल बी मोर बट इन सर्टेन सीजन देयर डिमांड विल बी लेस। अब सिंपल सी बात है, अब इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं। इन विंटर सीजन डिमांड फॉर वुलन क्लोथ्स विल इंक्रीजेस बट ड्यूरिंग द समर सीजन इट्स डिमांड डिक्रीजेस। सिंपल सी बात है, सीजन अकॉर्डिंग टू सीजन ये चलता है। अब विंटर में जो आप डिमांड कर रहे हो जो वुलन क्लोथ्स का, आप समर में तो नहीं करते हो। तो सिंपल सी बात है कि ये भी हमारा एक डिटर्मिनेंट्स बन के आता है कि मार्केट डिमांड को जो अफेक्ट करता है। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑल्सो डिसाइड द मार्केट डिमांड इन द इकोनॉमी। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव इनकम देन स्पेंड मोर एंड दिस अल्टीमेटली इंक्रीजेज द मार्केट डिमांड। अब सिंपल सी बात है, अगर कुछ लोगों के पास ही सिर्फ इनकम होगा तो वो कुछ लोग तो एक लिमिटेड नंबर में डिमांड करेंगे, बाकी पैसे को क्या करेंगे, वो सेव कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम
प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करें, सारे लोगों तक वो पैसा पहुंचे। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के पास ज़्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जब ज़्यादा होंगे तो हमारा क्या होगा, डिमांड भी ज़्यादा होगा, और उस केस में हमारा क्या होगा कि मार्केट डिमांड भी ज़्यादा होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि इन यूएसए देयर इज लेस इनइक्वालिटी, सो देयर इज मोर मार्केट डिमांड बिकॉज ऑल इंडिविजुअल्स इन द इकोनॉमी डिमांड द कमोडिटी। सिंपल वही सा बात है कि यूएस इकोनॉमी में क्या होता है, यूएस इकोनॉमी को सबसे एक पावरफुल इकोनॉमी क्यों हम मानते हैं, यही कारण है, वहाँ इन इक्वालिटी कम है, होता हर जगह है बट वहाँ कम है। तो इनइक्वालिटी कम रहने के क्या होगा कि सारे इंडिविजुअल्स के पास अपना इनकम होता है। तो जब सारे इंडिविजुअल्स के पास अपना इनकम होगा तो वो क्या करते हैं, सारे इंडिविजुअल्स मार्केट इकोनॉमी में डिमांड कर रहे हैं। तो जब वो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो सिंपल सा बात है कि हमारा मार्केट डिमांड वहाँ का ज़्यादा होगा। दैट्स द रीजन। अब हम इतना तो समझ लिए, अब आपको लग रहा होगा कि भाई हम इतना टॉपिक आखिर के डिटर्मिनेंट्स इतना समझ रहे हैं, मार्केट डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं, आखिर के हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इसका सच में ज़रूरत है हमें पढ़ने की। मेन टॉपिक ये होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने का। तो हम अब इस स्लाइड में यही समझेंगे कि वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द मार्केट डिमांड। आपको आखिर के मार्केट डिमांड की नॉलेज रहना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि सिंपल आप यहां पर समझिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द मार्केट डिमांड बिकॉज if we see at individual level, then a retailer purchases from a wholesaler according to the demand of that product. In the same way, a country or a company manufactures according to the market demand. If they do not manufacture as per analyzing market demand, then either they have to bear loss of opportunity or they have to face extra stock charges. अब समझिए, हम अगर इंडिविजुअल लेवल का सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, एक कोई भी आपके शहर में आपके गांव में देखेंगे होंगे एक रिटेलर रहता है जो जिससे आप डायरेक्ट सामान जाके परचेज करते हो। वो कहाँ से सामान लाता है, वो होलसेलर से लाता है। होलसेलर कहाँ से लाता है, वो मैन्युफैक्चरर से लाता है। ये हमारा पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है। अब एक इंडिविजुअल लेवल पे आप सोच के देखिए, जो रिटेलर लाता है तो होलसेलर से वो इतना ही सामान लाएगा ना कि जितना उसका मार्केट डिमांड हो। तो वहाँ पर भी एक स्मॉल लेवल पे समझिए तो वो मार्केट डिमांड को एनालाइज कर रहा है कि किस प्रोडक्ट को कितने अमाउंट में लाना है ताकि वो बिक सके, ताकि वो एक्सपायरी ना हो, क्योंकि अगर एक्सपायरी होगा तो उनका लॉस है, इसमें वो खराब ना हो। तो उनके लिए क्या करते हैं, एक तरह से वो मार्केट डिमांड को एनालाइज करते हैं, वो तभी वो उस प्रोडक्ट को लाते हैं। इन द सेम वे अगर हम एक मैक्रो लेवल पे देखें तो अ कंट्री और अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड। अब ऐसा तो नहीं है कोई कंट्री किसी भी प्रोडक्ट को ऐसे बिना मार्केट डिमांड को एनालाइज किए बस प्रोड्यूस किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है। वैसे ही कंपनी भी मार्केट डिमांड को एनालाइज करता है। अब सोच के देखिए कि मार्केट डिमांड को एनालाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इफ दे डू नॉट मैन्युफैक्चर एज पर एनालाइजिंग मार्केट डिमांड, अगर उन्होंने एनालाइज नहीं किया मार्केट को, डिमांड को नहीं सही से उन्होंने एनालाइज किया, तो क्या होगा, अगर वो कम प्रोडक्ट बना देते हैं, मार्केट जितना मार्केट में डिमांड है उससे कम प्रोडक्ट बना देते हैं, तो उससे क्या होगा, उनके पास क्या होगा, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा। जो कस्टमर उनके पास आने थे पहले, वो कस्टमर उनको छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। आप पहले सिचुएशन समझिए, मैं अगले स्लाइड में आपको एग्जांपल के साथ पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। अब ये समझिए, अगर उन्होंने ज़्यादा प्रोड्यूस किया तो उस केस में क्या होगा, जब उन्होंने ज़्यादा प्रोड्यूस किया उस केस में ये होगा कि अगर मार्केट डिमांड उतना है ही नहीं तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टॉक में रह जाएगा ना। और जब उनको स्टॉक रखना पड़ेगा तो उसका चार्जेस अलग होंगे, हो सकता है वो सामान खराब हो जाए, हो सकता है वो एक्सपायरी हो जाए। तो that's why it is very important to analyze the market demand for any company, for any country, for any individuals also. अब हम अगले स्लाइड में इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू, for example, recently in UK, the demand for KFC burgers was so high that KFC did not have burgers to sell in 90% of its outlet in England. As a result, there was a huge opportunity lost to KFC because the potential customers of KFC might have gone to McDonald's or Burger King. अब यहाँ पर समझिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है मार्केट डिमांड को एनालाइज करना। क्या हुआ था रिसेंटली यूके में कि केएफसी बर्गर का जो डिमांड था, वो मार्केट डिमांड जो था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। मीन्स इतना ज़्यादा हाई उसका डिमांड हो गया था कि केएफसी बर्गर का 90% जो आउटलेट था इंग्लैंड में वो खाली था।
वो बिल्कुल ही खाली पड़ चुका था, वहाँ स्टॉक ही नहीं थे। इन्होंने क्या किया था, केएफसी ने मार्केट डिमांड को एनालाइज नहीं कर पाए कि आखिरकार इतना ज़्यादा डिमांड चला जाएगा। उससे हुआ क्या, एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जो केएफसी का जो कस्टमर्स थे, तो वो कस्टमर्स क्या हुए, वो कस्टमर्स, इनके पास तो स्टॉक था नहीं, तो अब जो ये कस्टमर जो केएफसी के पास आए थे जो खाना खाने के लिए, जो यहाँ से डिमांड कर रहे थे फूड का, वो अब कहाँ चले जाएंगे, या तो मैकडोनाल्ड्स के पास चले जाएंगे, या बर्गर किंग के पास चले जाएंगे, या फिर किसी और कंपनी के पास चले जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, मान के चलिए केएफसी ने मार्केट डिमांड को एनालाइज नहीं कर पाया, तो इससे इनका कितना बड़ा लॉस हुआ। आप इस बात को सोचिए, इनका कितना ज़्यादा लॉस हुआ कि इनके कस्टमर्स, इनके कंपटीटर्स जो थे उनके पास चले गए हैं। इसी कारण से क्या होता है कि इसी कारण से हमें इस बात को, मार्केट डिमांड को एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट्स ऑल अबाउट द मार्केट डिमांड। इस वीडियो में हमने मार्केट डिमांड के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। अगर आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि कोई आपको डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग